वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे ऐसे के सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखें कि जोड क्या क्या मेरिट्स बतलाते हैं हमारे सिविलाइजेशन की। इस ऐसे को वो लिख रहे हैं 1931 में और वो मेरिट्स बतलाते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी एंड ऑर्डर, सेकंड है मेडिकल साइंस का प्रोग्रेस जिसकी वजह से बहुत कम लोग बीमार पड़ रहे हैं और पेन के सेंसेशंस को अनेस्थेटिक्स कम कर देती है, और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एक यूनिट बन गया है। ये सारे मेरिट्स को बतलाने के बाद सिरिल जोड अब इस सिविलाइजेशन के डिफेक्ट्स को बतला रहे हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू आर डिफेक्ट्स। In democratic countries, men are equal before the law and have a voice in deciding how and by whom they shall be governed. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, लोकतांत्रिक देश में सारे मेन इक्वल हैं लॉ के सामने और उनको ये डिसाइड करने का पूरा राइट रहता है कि वो किन लोगों के द्वारा गवर्न किया जाना चाहेंगे। बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी, विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग इन हाउसेज एंड बुक्स एंड सो ऑन, इज स्टिल वेरी अनफेयर। लेकिन जोड कह रहे हैं कि अभी भी शेयरिंग जो होता है मनी का, रिसोर्सेज का, जैसे कि बुक्स है, क्लोथिंग है, फूड है, ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स का भी जो शेयरिंग है लोगों के बीच में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी, वो बहुत अनफेयर और अनजस्ट है। While some people live in luxury, many have not even enough to eat and drink and wear. Even in the finest of the world's cities, thousands of people live in dreadful surroundings. केवल कुछ लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं। उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं हैं। और दुनिया के सबसे फाइनेस्ट सिटीज़ में भी ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि भयावह वातावरण में, यानी कि ड्रेडफुल सराउंडिंग्स में रहते हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज ऑफ 5 or 6 persons who live in a single room. ऐसे कई सारे परिवार हैं जो 5-6 लोगों के परिवार केवल एक कमरे में रहते हैं। इन दिस रूम दे स्लीप एंड ड्रेस एंड वॉश एंड ईट देयर मील्स। इन दिस सेम रूम दे आर born एंड इन दिस सेम रूम दे die. And they live like this not for fun, but because they are too poor to afford another room. तो ये जो लोग हैं ये मजबूरन जब पैदा होते हैं तो भी उसी रूम में जीते हैं, सारी ज़िंदगी उसी एक कमरे में बिता देते हैं, उसी एक कमरे में वो सोते भी हैं, रहते भी हैं, वॉश भी करते हैं, यानी पूरा वॉशरूम हो या बाथरूम हो या डाइनिंग रूम हो या ड्रेसिंग रूम हो या जो भी हो, वो एक रूम का ही उनका घर होता है 5-6 लोगों का, और उसमें वो सारे लोग मजबूरी है उनकी कि वो उसी एक कमरे में रहते हैं और सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। दे आर born एंड दे डाई इन द वेरी सेम रूम। तो लोग दूसरा रूम अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतने गरीब हैं। तो ये अनफेयरनेस एक डिफेक्ट है। इट इज़ आई थिंक क्लियर दैट until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will be far from perfect. तो जब तक हर इंसान को उसका प्रॉपर शेयर नहीं मिलेगा, उसकी ज़रूरतों का पूरा शेयर और उसकी डिज़ायर्स का, डिलाइटफुल का मतलब है हैप्पी, तो केवल उसके नेसेसिटीज़ नहीं पूरे होने चाहिए बल्कि उसकी इच्छाओं की भी पूर्ति होनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सिविलाइजेशन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अ स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर, और इससे भी बड़ा डेंजर आता है वॉर से। Although so far as the buying and selling and exchanging of goods are concerned, the world could and should be a single whole, across its surface there still run the frontiers of the different states. Many of these were fixed in the distant past, some even of the most recent go back a couple of 100 years go back. That is to say, to a period before the train and the motor car, the steamship and the aeroplane were invented. तो यहाँ पे जोड बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स की वजह से पूरा वर्ल्ड एक यूनिट है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अभी भी डिफेक्ट है। एक वॉर जो है, जो संग्राम का सिचुएशन है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, तो इस तरह का जो वॉर्स है ये एक डिफेक्ट है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ये जो बाउंड्रीज फिक्स किया गया है दो देशों के बीच में, तो इसमें से कुछ बाउंड्रीज जो है वो तो काफ़ी पुराने समय में फ़िक्स किया गया था, और कुछ बाउंड्रीज़ जो है
वो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कपल ऑफ 100 years पहले उसको फिक्स किया गया है, और मोटर कार और ट्रेन के इन्वेंशन से पहले उसको फिक्स किया गया है. Yet these inventions, by making the world so small that I today in England am nearer in traveling time to somebody in India than my great grandfather was to somebody in Scotland, have made nonsense of these national frontiers by which it is still divided. तो यहाँ पे जोड़ बोल रहे हैं कि आज इंग्लैंड में मैं आसानी से टाइम को ट्रैवल कर सकता हूँ टू समबडी इन इंडिया. इंडिया में जो इंसान टाइम ट्रैवल करेगा एरोप्लेन या किसी भी मॉडर्न व्हीकल के ज़रिए, तो इंग्लैंड में मैं उस काम को आज जल्दी कर सकता हूँ. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस एस्से को वो 1931 में लिख रहे हैं. उस समय इंडिया उतना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं किया था अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज मैं इंग्लैंड में जल्दी से टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ इन कंपैरिजन टू अ पर्सन इन इंडिया दैन माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज टू समबडी इन स्कॉटलैंड. तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर इंग्लैंड में रहते थे वो उतना जल्दी नहीं कर पाते थे टाइम ट्रैवल जितना कि स्कॉटलैंड में लोग कर लेते थे पहले के समय में. बट आज मैं किसी इंडियन के कंपैरिजन में टाइम को जल्दी ट्रैवल कर सकता हूँ. हैव मेड नॉनसेंस ऑफ दीज नेशनल फ्रंटियर्स बाय विच इट इज़ स्टिल डिवाइडेड. तो एक तरह से जोड़ ये नेशनल फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज़ को एक नॉनसेंस कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर इनको अगर क्रॉस करना चाहे तो वो कर सकता है एरोप्लेन के ज़रिए या बहुत सारे इन्वेंशंस के ज़रिए. These divisions, the political divisions which run between mankind, would not matter greatly if it were not for the fact of war. तो जोट कह रहे हैं कि ये जो डिविजन्स हैं, ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं दो देशों के बीच में, वो उतना भी मैटर नहीं करते, वुड नॉट मैटर ग्रेटली, उतना भी मैटर नहीं करते अगर वॉर की बात नहीं होती तो. यानी कि जब वॉर का टाइम होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में, तब ये बाउंड्रीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं. वरना अगर देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तो ये बाउंड्रीज़ का वैसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. Twice already in my lifetime, from 1914 to 1918 and again from 1939 to 1945, यानी जोट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि दो बार उनके लाइफ टाइम के दौरान ऑलमोस्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन टॉर्न बाय वॉर. TORN, टॉर्न बाय वॉर. तो दो बार उनके लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है कि सारे दुनिया का हालत जो है वो ख़राब हो गया था वॉर की वजह से. Moreover, in the conditions of the present day, any war that starts anywhere is more and more likely to spread everywhere. आज के समय में भी अगर कोई भी लड़ाई होता है किसी दो देशों के बीच में दुनिया के किसी एक हिस्से में, तो वो बहुत जल्दी दुनिया के बाकी देशों के बीच में स्प्रेड कर ही जाता है. क्योंकि जो भी दो देश हैं उसमें दोनों देशों के जो फ्रेंड्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनका पूरा एक सिस्टम वर्क करने लगता है, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड ही एक वॉर के स्टेट में आ जाता है. A single match will set a hayrick ablaze, and with all this war material lying about, the world is again like a hayrick waiting for that match. तो hayrick ablaze का मतलब है, hay बोलते हैं कि hayrick मतलब वो सूखे हुए घास को hay बोलते हैं, और hayrick का मतलब है कि वो सूखे हुए घास का वो जो ब्राउन कलर का दिखता है जिससे कि झोपड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई रहती हैं. स्टेशन से जब हम लोग पास करते हैं ट्रेन में बैठे बैठे तो ऐसे कुछ आपको दिखेंगे, वो उसका मतलब होता है हे रिक. तो अगर आप एक सिंगल मैच स्टिक भी जला देते हो उस हे रिक में तो वो पूरा जल जाएगा. तो इसीलिए अगर दुनिया में कहीं पे भी वॉर शुरू होता है तो इसका चांसेस रहता है कि पूरे दुनिया में ये आग पकड़ लेगा, ये लड़ाई का जो आग है वो दहक उठेगा और सारे देश एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे. As somebody has jokingly remarked, in the next war men will fight with atom bombs and in the war after that with bows and arrows. तो किसी ने जोकिंगली रिमार्क किया है कि अगले वॉर में लोग एटम बॉम्ब्स के साथ फाइट करेंगे और उसके भी अगले वॉर में बोज और एरोज़ के साथ. तो शायद ये सतयुग के ज़माने की बात कर रहे हैं. अब जो भी हो, इनको जितना भी पता हो. Yet another great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. तो दूसरा डिफेक्ट ये है हमारे सिविलाइजेशन का कि इस सभ्यता को, हमारे संसार में अभी फ़िलहाल लोगों को ये पता ही नहीं है कि इनको अपने ज्ञान का यूज़ कैसे करना चाहिए.
साइंस इज गिवन एस पावर्स फिट फॉर द गॉड्स येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एमसीक्यूज के लिए कि साइंस ने हमें बहुत सारे पावर्स दिए हैं और इतने सारे पावर्स दिए हैं कि थोड़ा बहुत कंपेरेबल है गॉड से, लेकिन हम इस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन्स। हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को मशीन्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। Machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Machines के ऊपर हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। मशीन्स को इसलिए इन्वेंट किया गया था कि हम लोग वो हमारे सर्वेंट की तरह हमें सर्व कर सकें, बट इतना ज़्यादा हम उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही हमारे मास्टर्स बन जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल होने वाला है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा और उसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मास्टर बन जाएगा। Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines. बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सारा समय जो है वो इन्हीं मशीन्स को देखने में, इन्हीं मशीन्स के लिए वेट करने में लगा रहे हैं। And the machines are very STEM masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at the right temperature. तो इन मशीन्स का भी काफ़ी केयर करना पड़ता है। अगर आपको इनसे काम लेना है तो आपको इनको समय समय पे कोल से फीड करना पड़ता है, पेट्रोल पिलाना पड़ता है, इनको वॉश करना पड़ता है ऑयल से, और इनको एक राइट टेम्परेचर पे भी रखना पड़ता है। एंड इफ़ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, दे ग्रो सल्की एंड रिफ्यूज़ टू वर्क। और अगर इनको अपना खाना समय पे ना मिले तो ये आलसी हो जाते हैं। सल्की इज़ आलसी हो जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं, और बर्स्ट विथ रेज या फिर गुस्से से फट जाते हैं, क्योंकि कई सारे मशीन्स ब्लास्ट कर जाते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे यही बात हो रहा है। एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड रूइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड देम, और अपने चारों तरफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं सब कुछ। एक तो उनके मशीन्स के सारे पार्ट्स इधर उधर हो जाते हैं, और साथ में जिस जगह पे ऐसा हो रहा है उस जगह में भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. तो इसीलिए हम लोगों को इनको बहुत ही अटेंशन देना पड़ता है और वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे कि ये गुड टेम्पर यानी कि गुड कंडीशंस में रहें, ताकि हम इनसे काम ले सकें। Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us altogether. ऑलरेडी सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि चाहे हमें पढ़ाई करनी हो, चाहे हमें काम करना हो, या चाहे हमें खेलना हो, हम मशीन्स के बिना नहीं कर पा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब ये मशीन्स हमें पूरी तरह रूल करने लग जाएंगे। दे विल बी आर मास्टर्स जस्ट एज वी रूल द एनिमल्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब मशीन्स हमें कंट्रोल करेंगे। Being civilized means making and liking beautiful things. Civilized होने का क्या मतलब है? सभ्य होने का ये मतलब है कि आप खूबसूरत चीज़ों को बनाते हैं और खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी चीज़ों की बात हो रही है। थिंकिंग फ्रीली यानी बिल्कुल फ्री होकर सोचना बिना किसी बंधन के। एंड लिविंग राइटली सही जीवन जीना। एंड मेंटेनिंग जस्टिस इक्वली बिटवीन मैन एंड मैन, और बिल्कुल न्यायपूर्वक निर्णय लेना। मैन हैज़ अ बेटर चांस टुडे टू डू दीज थिंग्स देन ही एवर हैड बिफोर। आज इंसान के पास इन चीज़ों को करने का बहुत ही बेहतरीन समय है, जैसा कि पहले किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास नहीं था। ही हैज़ मोर टाइम, आज उसके पास ज़्यादा समय है, मोर एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा है। लेस टू फेयर, उसे कम डरने की ज़रूरत है। एंड लेस टू फाइट अगेंस्ट एक्सेप्ट फॉर द डेंजर्स ही हैज़ हिमसेल्फ क्रिएटेड। आज उसे लड़ने की भी कम ज़रूरत है। वो लड़ाई सिर्फ उन चीज़ों से करने के लिए बाध्य है जो वो खुद क्रिएट किया है। If he will give this time and energy which his machines have won for him to making more beautiful things, to finding out more and more about the universe, to removing the causes of quarrels between nations, to discovering how to prevent poverty, then I think अगर ये समय और एनर्जी जो कि वो मशीन्स को दे रहा है,
इसके बजाय वो इन चीज़ों को देगा, जैसे कि खूबसूरत चीज़ें बनाने में, और भी ज़्यादा ढूंढने में, इस यूनिवर्स के बारे में और भी ज़्यादा खोज करने और पता लगाने में, और जो भी लड़ाई के कारण हैं उनको ख़त्म करने में, वो लड़ाई के कारण जिनकी वजह से देश आपस में लड़ते हैं, और ये पता लगाने में कि कैसे गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए, गरीबी को रोका जाए, then I think our civilization would undoubtedly be the greatest, as it would be the most lasting that there has ever been. और अगर ऐसा मैन करता है तभी हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता अनडाउटेडली, बेशक, सबसे महान होगा और सबसे ज़्यादा लास्टिंग और परमानेंट होगा दैट देयर हैज़ एवर बीन। यानी आज तक किसी भी सभ्यता ने जितनी तरक्की नहीं की है उससे भी ज़्यादा महान हमारी सभ्यता होगी, अगर आज का आदमी, अगर आज ह्यूमन बीइंग्स इन सारे कामों को करने में सक्षम हो जाता है तो फ्रेंड्स, ये था द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे का सारा समरी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।